हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के पार्ट 3 वीडियो में वायुमंडलीय अपवर्तन तथा प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इन दोनों पॉइंटों को जानेंगे कि हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होते हैं और जो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन है वो किस प्रकार से होते हैं और उनमें कौन कौन सी क्रियाएं जो होती है जो हमारे दैनिक जीवन में हम देख पाते हैं वो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण ही होती हैं। तो वो प्रक्रियाएं क्यों होती हैं और कैसी होती हैं, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 को। तो आइए एक एक करके हम दोनों पॉइंटों को देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होते हैं, इनको हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमसे इस अध्याय में कह रहा है कि आपने संभवतः आग या भट्ठी अथवा किसी ऊष्मीय विविकरक के रूप में उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। तो हमने अपने आसपास में देखते हैं कि कभी कभी जो आग की भट्टी होती है या जिसमें किसी ऊष्मीय विकिरक होते हैं, तो जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में माने उसमें वायु के साथ साथ क्या होते हैं तो धूल के कण भी होते हैं जो आभासी, अनियमित, अस्थिर गति माने गति भी उनकी स्थिर नहीं रहती है, वो अनियमित गति होती है, उनमें झिलमिलाहट देखी जाती है आग के। परंतु ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। तो जो आग के तुरंत ऊपर की जो वायु रहती है वो अपने ऊपर की वायु के तुलना में क्या होती है और अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। तो जो वायु होती है आग वाली, वो वायु तो अधिक गर्म होती है कंपेयर टू दी जो उनके आग के ऊपर वाली जो वायु रहती है वो अधिक ठंडक होती है या कम सघन होती है। जो अगर तो सघन का हम परिभाषा कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु को आप गर्म कीजिएगा तो उनकी सघनता जो होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। तो उनकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। और जो अपवर्तनांक होते हैं गर्म वायु की वो क्या होगी, तो जो ठंडी वायु होगी उसकी अपेक्षा कम होगी, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का तो हमारा यहाँ पे टर्म आ रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी के वायुमंडल के कारण जब प्रकाश का अपवर्तन होता है वही ही हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का ही यह एक प्रभाव होता है, जैसा कि तारों का टिमटिमाना बृहत स्तर की एक ऐसी परिघटना है। तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं तारों का टिमटिमाना वो क्या है, तो वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारों टिमटिमाते रहते हैं। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है कि तारा का टिमटिमाना कौन सी प्रक्रिया के कारण होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अपवर्तन होता है अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण ही हमारे तारे टिमटिमाते रहते हैं। अब तारे जो होते हैं वो कैसे टिमटिमाते हैं इसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है, तो तारे का टिमटिमाना है। क्या है, तारों का टिमटिमाना। तो हमसे कह रहा है कि तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो जो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो होते हैं कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। तो जो हमारे पृथ्वी पर जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करती है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक ये तारे का प्रकाश जो होते हैं वो निरंतर अपवर्तित होता जाता है, इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडलीय तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती हैं। क्षितिज के निकट देखने पर, जैसा कि चित्र 10.9 में हमको दिखाया गया है, कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से
कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि ऐसी ही परिस्थितियों में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है, तारे की यह आभासी स्थिति भी अस्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती रहती है। तो जो हमारे पास तारे की आभासी स्थिति होती हैं वो भी अस्थायी नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत धीरे धीरे बदलती रहती हैं, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं अस्थायी नहीं होती हैं। चूँकि तारे जो होते हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट होते हैं, माने पास होते हैं, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अतः हमें तारे जो होते हैं आभासी स्थिति में विचलित होती रहती है। अतः आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई भी तारा हमें चमकीला प्रतीत होता है तो कोई कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। तो कभी तारों को देखिएगा तो हमको चमकीला प्रतीत होता है, कभी कभी धुंधला प्रतीत होता है, जो क्या होते हैं इसीलिए हमको टिमटिमाहट जैसी आवाज़ लगती है और चमकने जैसा प्रतीत होता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है। तो जो ग्रह होते हैं वो हमारे पृथ्वी के बहुत पास हैं, इसीलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान्य शून्य होगा। तो उनमें जो हम अगर किसी ग्रह को मान ले कि वह बिंदु के साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह है, तो उनकी जो बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से होंगे वो अगर हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान जो होगा वो हम शून्य होता है। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभाव हो जाएगा। इसीलिए वो टिमटिमाने का जो प्रभाव होगा वो ग्रहों पर सटीक नहीं बैठता है और वह निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि उनका कुल परिवर्तन का औसतन मान हमारा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसीलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा चित्र 10.9 में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे की आभासी स्थिति। तो ये देखिए, ये हमारा वास्तविक स्थिति है तारा का और ये हमारा तारा का आभासी स्थिति है। जब ये किरण मार के आती है तो वायुमंडल में बहुत सारे जो होते हैं कि घटनाएं होती रहती हैं और ये जो होते हैं कि इनकी अपवर्तनांक होती है, वायुमंडल में जो धूलकण होते हैं ये क्या करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं प्रकाश के माध्यम को। तो ये जो हमारे नीचे की तरफ जैसे जैसे आती हैं वो उनका अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता जाता है। ऊपर से जैसे जैसे नीचे की तरफ आती है उनका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। तो इसीलिए तारे की जो आभासी स्थिति हमको दिखाई देती है तो कभी कभी ये चमकीला प्रतीत होता है और कभी कभी धुंधला प्रतीत होता है। तो तारों का कभी कभी धुंधला प्रतीत होना और कभी चमकीला प्रतीत होना, यही हमारा तारों का टिमटिमाना कहलाता है। अब हम आगे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त के बारे में देखते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हम सूर्य को सूर्योदय होने से पहले 2 मिनट पहले ही हम लोग देख पाते हैं। वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। और जब वास्तविक सूर्यास्त भी होता है तो आप देखिएगा तो सूर्य जो होता है कि सूर्यास्त होने के बाद भी हमको 2 मिनट तक दिखाई देते रहते हैं। ये घटनाएं जो होती हैं कि वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होती है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। तो वास्तविक सूर्योदय का यहाँ क्या अर्थ होता है? तो वास्तविक सूर्योदय का अर्थ होता है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना, जैसा कि चित्र 10.10 में हमको दिखाया गया है। सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियाँ दर्शाई गई है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट का है। तो वास्तविक जो सूर्यास्त होते हैं या आभासी सूर्यास्त होते हैं उनके बीच का जो समय अंतर होता है वो लगभग 2 मिनट का होता है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। इसी कारण से जो होता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त होते हैं उस समय सूर्य की चक्रिका पट्टी हमें दिखाई देती है या दिखते हुए प्रतीत होती है। तो जो हमको अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त दिखाई देता है ये भी जो हमारे होते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। वायुमंडलीय
अपवर्तन के कारण ही ये हमें घटनाएं देती है। तो हमने देखा कि जो दो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कि अग्रिम सूर्योदय का होना, विलंब सूर्यास्त का होना या तारों का टिमटिमाना, ये सभी परिघटनाएं जो होती हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। तो कई एग्जामों में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि तारा का टिमटिमाना क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होते हैं कि तारे हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है और बाहर जो वातावरण है वो हमारा क्या है, वायुमंडल है। अब मैं पृथ्वी की सतह पर कोई प्रेक्षक में लड़का कोई खड़ा है तो वह सूर्य को यहाँ पर देख रहा है। अब देखिए सूर्य का ये क्या है, सूर्य ऑलरेडी यहाँ पर क्षितिज के अंदर चला गया है, डूब गया है, लेकिन आभासी में हमको यहाँ प्रतीत होता है। तो आभासी में इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है, तो 2 मिनट का आप हम लोग अंतर देख पाते हैं। सूर्योदय से ये पहले 2 मिनट दिखाई देते हैं, सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देते रहते हैं। अब हमारा दूसरा बिंदु है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्वयन क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती है। तो जो प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच में बहुत सारी जो अन्वयन क्रियाएं होती हैं और जिससे हम प्रकृति में अनेक सारी जो आश्चर्यजनक परिघटनाएं हमको देखने को मिलती है। जैसा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, माने लाल दिखाई देना, कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं जिनसे हम परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में विषय में अध्ययन किया है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है, तथापि किसी कोलाइडल विलयन में जहां कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है यह मार्ग दृश्य होता है। तो किसी भी कोलाइडल विलयन में अगर कण का साइज जो होता है कि वो बड़ा होगा तो यह दृश्य जो होगा, उनका मार्ग जो होगा कि हमें दिखाई देता है। अब हम आगे देखते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होते हैं उसे हम लोग समझते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है वह सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हमारा विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब किसी निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते हैं, तो कोई सी भी अनुपात में मिले हो तो ऐसे मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो जब आप वायुमंडल को देखिएगा या वायु को देखिएगा तो उसमें धूलकण होते हैं, जलवाष्प होते हैं, गैसें भी होती हैं, तो बहुत सारे चीज़ों का ये मिश्रण होता है, इसीलिए ये हमारा विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल से निलंबित कण वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। तो जो वायु होते हैं इनमें जो हमारा वायुमंडल में क्या क्या होते हैं, तो कणों में धुआं होते हैं, जल की सूक्ष्म बूंदें होती हैं, धूल के निलंबित कण होते हैं, वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचती है। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटनाएं टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो जो हमारा कोलाइडल कण होते हैं वो क्या करते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम लोगों को जो टिंडल का प्रभाव होता है वो उत्पन्न होता है या हम लोग अनुभव कर पाते हैं, जिसके विषय में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। तो जब हम धुएं से भरे हुए किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से आता हुआ तो अगर किसी पतला प्रकाश की किरण को देखिएगा तो हमको ये जो प्रतीत होता है परिघटना को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो कणों को हम लोगों को दृश्य बनाता है, मैंने देखने योग्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। आप किसी घने जंगल में जाइएगा तो जब बड़े बड़े
पौधे होते हैं तो उनके पास से जो हमारे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो होता है कि गुजरता है, वहाँ भी हम जैसे जो होते हैं टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। या जो जंगल के कुहासे में जल की कुछ बूंदें होती हैं, वहाँ पर भी हम प्रकाश का प्रकीर्णन को अनुभव कर सकते हैं या देख सकते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। तो जो प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण होते हैं वो प्रकीर्णन करने वाले जो कणों के साइज होते हैं उन पर भी निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो जो छोटा कण होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण होंगे, वो नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े साइज के जो कण होते हैं वो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। अगर उनका साइज जो होता है कि वो अगर बड़ा हो तो जो प्रकीर्णित प्रकाश होगा वो हमें श्वेत भी प्रतीत हो सकता है, जैसा कि हमने देखा था। अब हम आगे देखते हैं तो हमसे कह रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो जो साफ आसमान को हम लोग देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो उसका रंग हमें नीला प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। वायुमंडल में वायु के कण, अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। तो नीला क्यों प्रतीत होता है, तो वायुमंडल में जो वायु के अणु होते हैं या अन्य सूक्ष्म कण होते हैं तो उनका साइज जो होता है कि जो हम प्रकाश हम लोग देख पाते हैं उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा जो नीला वो कलर का वर्ण होता है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी हो जाते हैं। इसीलिए वो हमको ब्लू दिखाई देता है। जो लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होती है। तो जो हमारा लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है वो नीले की अपेक्षा कितनी होती है, 1.8 होती है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्ध्य होते हैं वो लाल रंग का सबसे ज़्यादा होते हैं, और जो हमारा नीला रंग का तरंगदैर्ध्य होता है ये लाल की अपेक्षा कितना होता है, तो 1.8 गुनी ज़्यादा होता है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता। तो पृथ्वी पर अगर वायुमंडल न होता तो कोई भी प्रकीर्णन जो होती है वो नहीं हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। तो जब प्रकाश हमें का कोई प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश हमें कैसा दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही यह हमें नीला कलर का दिखाई देता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। तो जो व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर रहते हैं या हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं या अंतरिक्ष से जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें काला कलर का प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। तो जो खतरे के लिए संकेत होते हैं उनका प्रकाश जो होता है वो लाल रंग का होता है। क्या आप इसका कारण जानते हैं, तो लाल रंग कुहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो जो सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है लाल की अपेक्षा नीले कलर का होता है, लेकिन लाल जो होता है उनका प्रकीर्णन जो होता है कि वो कम होता है। तो हमने प्रिज्म में भी देखा था, तो जो हमने विबजियोर बनाया था तो जो श्वेत प्रकाश को गुजार रहे थे तो हमारा वायलेट का सबसे ज़्यादा हो रहा था और रेड का क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो प्रकाश के जो प्रकीर्णन होते हैं वो माने रेड का सबसे कम होता है, इसीलिए हम लोग रेड का यूज करते हैं ताकि वो दूर तक हम लोग देख पाते हैं या दूर से भी उस रंग को हम लोग देख लेते हैं। इसीलिए यह दूर से भी देखने पर लाल रंग का ही दिखलाई देता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है, तो प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए हम लोग सिग्नल या खतरे के रूप में लाल रंग का यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं तो हमने इस पार्ट में दो चीज़ों को देखा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। तो जब हमने वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में देखा था तो वहाँ पर हमने दो चीज़ों को देखा था कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे जो होते हैं कि वो टिमटिमाते हैं। तारे का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। और हमने दूसरा देखा था कि जो हमारा अग्रिम सूर्योदय होता है या विलंब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ये भी हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ये दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, तारों का टिमटिमाना और वायुमंडल जो हमारा
अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त होता है, ये सभी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई देना, ये हमारे वायुमंडल जो प्रकाश के प्रकीर्णन होते हैं उनके कारण जो होते हैं कि हमें दिखाई देते हैं। हमने आगे भी देखा था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य जो होते हैं वो हमें सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय हमें लाल दिखाई देते हैं। हमने जब समुद्र के गहरे जल को देखते हैं तो उसका भी रंग हमें ब्लू कलर के दिखाई देता है। ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होते हैं। इस तरह से हमने अध्याय 10 मानव नेत्र या रंग बिरंगा संसार के पूरी अध्याय में जो भी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश की। तो इसका हम लोग एक समरी जो दिया रहता है कि हमने इस अध्याय में क्या क्या देखा, उन बिंदुओं पर हम एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा मानव नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो हमने देखा था कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो समंजन क्षमता वह क्षमता है, नेत्र की वह क्षमता है जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, वही हमारा नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। आगे हमने देखा था कि अल्पतम दूरी क्या है, दूरस्थ दूरी क्या है। तो अल्पतम दूरी में देखा था कि वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहती है। यह दूरी हमारा 25 सेंटीमीटर था। तो हमने देखा था कि अल्पतम बिंदु दूरी कहते हैं। आगे हमने देखा था कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए यह दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष। तो यहाँ पर हमने जब दृष्टि के दोष के बारे में पढ़ा था तो हमने मेनली जो 3 दृष्टियों के बारे में देखा था। तो दृष्टि दोष जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें हमने एक अबिंदुकता के भी बारे में देखा था। तो यहाँ क्या है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में हम क्या जानते हैं, तो जो निकट दृष्टि दूर की रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है। तो दूर जो भी निकट दृष्टि दोष में हम लोग दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो रहता है कि दृष्टि पटल के जो सामने बनता है, इसीलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं। दृष्टि पटल के सामने बनता है निकट दृष्टि दोष में। तो इसको हम लोग उचित क्षमता वाले अवतल लेंस द्वारा इसको क्या करते हैं, संशोधित कर लेते हैं, जिससे हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर कर लेते हैं। आगे हमने देखा था दीर्घ दृष्टि दोष। तो जो हमारा दीर्घ दृष्टि दोष होता है वह पास रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टि पटल के क्या पीछे बनाता है। दूर दृष्टि में क्या होता है, तो प्रतिबिंब जो होते हैं वो दृष्टि पटल के पीछे बनते हैं, इसीलिए हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह के दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का द्वारा संशोधित किया जाता है। तो दूर दृष्टि में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। वृद्धा अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। जब हम लोग उम्र के साथ बढ़ते हैं तो हमारी जो समंजन क्षमता होती है वो धीरे धीरे घट जाती है। आगे हमने देखा था श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। तो जो विक्षेपण क्या होता है, तो जो श्वेत प्रकाश होते हैं वह अपने अवयवी रंगों में मैंने 7 रंग होते हैं, तो अगर वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं या विभाजन हो जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। आगे हमने देखा था कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है कि रक्ताभ या लाल प्रतीत होता है। और जो हमने देखा था कि वायुमंडलीय जो अपवर्तन होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन, तो अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमने देखा था तारों का टिमटिमाना तथा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे तारों का टिमटिमाना तथा अग्रिम सूर्यास्त विलंबित सूर्योदय होता है। इन दोनों के बीच में 2 मिनट का अंतर होता है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की। इस तरह से हमने एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 10
मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली। अगर इस अध्याय से रिलेटेड आपको कहीं समस्या है या किसी चीज़ को समझने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसे बेहतर और तरीके से आपको समझाया जाएगा ताकि आपको कोई समस्या न रहे और अपने एग्जाम में आप बेहतर तरीके से उन पूछे गए सवालों का जवाब लिख सकते हैं। तो इस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।